ज्ञान की नगरी काशी से मेरजी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए, तो बात हम वहां पे करते हैं। जैसा कि मैंने डिटर्मिनेंट जैसा चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके कुछ लेक्चर मैंने 2-3 लेक्चर बना भी दिए हैं, और उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़, पिछले क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसका हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है। पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्व। एक डिटर्मिनेंट दिया है 10, 11, 20, 12, 13, 24, 9, 10 और 18। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कुल मिला के जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हमको इसको सॉल्व करना होता है। अब वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट ऐसे चैप्टर में थोड़ा सा अपना दिमाग तो यार लगाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग से सोचोगे नहीं ना कि इसमें क्या ऐसा करें। अच्छा, टारगेट क्या होता है? टारगेट ये हमारा होता है, डिटरमिनेंट क्वेश्चन का हमारा सॉल्व करने का टारगेट क्या होता है? पहली कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी एक रो जो है, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो यार अपना काम ही खत्म, तो सब जीरो आ जाएगा, तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। वो हम प्रॉपर्टी के थ्रू ये सोच सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम कोई दो रो या कोई दो कॉलम, उनको हम आइडेंटिकल बना दें। अब अगर ये बन गया तो भी यार अपना काम खत्म, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होगा तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हम क्या करते हैं, अब लग रहा है यार, अब फिर तीसरा कोशिश ये करते हैं ना कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में उसके तीनों ही एलिमेंट 1 हो जाएं। अगर ये हो जाता है यार तो ये भी काम बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में ना अगर तीनों एलिमेंट अगर 1 1 1 आ गए, तो यार फिर इससे आसान ये हो जाता है ना, हम किसी दो को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब दो को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो दो उसमें जीरोस बन जाता है। 1 -1 1 -1 कर देंगे तो उसमें आपके दो जीरोस बन जाते हैं। अब जब दो जीरो बन गया, तीसरा बन गया, उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आसान होता है। यार यही सब सोचना पड़ता है। अब इसको सोचने के लिए यार दिमाग तो लगाना पड़ता है कि कैसे क्या करें, क्या प्रॉपर्टी लगाएं, क्या ऐसा यूज करें कि हमको ये दिखने लगे। अब जैसे देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 10, 12 और ये 9 दिख रहा है, यहाँ पे क्या 11, 13 और 10 दिख रहा है। तो पहले इनके बीच का कोई रिलेशन ढूंढेंगे तो देखेंगे तो यार 1 1 का गैप दिख रहा है। अच्छा, ये 1 1 का गैप दिख रहा है, कुछ तो ये तो दिख तो गया, चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये आ रहा है 20 आ रहा है, यानी ये लग रहा है इसका दुगना है। देखो 10 2 जा 20, और फिर देखो 12 2 जा 24, और ये 9 2 जा 18, यानी दिख गया। अब दिख गया अपन को कि हम क्या करेंगे, इस पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे, अगर मैं बोलूं कि C3, यानी ये कॉलम नंबर क्या है, थर्ड है, C1 C2 C3, ये कॉलम नंबर आपका C3 है। अब अगर मैं काम कर दूं C3 में से, मतलब C3 को तो मैं एज इट इज यहीं रखूंगा, और फिर मैं इसको कर दूं 2 टाइम्स ऑफ C1 कर दूं, अगर C3 - 2C1। अब अगर मैंने C3 - 2C1 कर दिया तो देखो फायदा क्या होने वाला है। अब इससे हमें ये फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं C1 पे कुछ नहीं कर रहा हूं, तो C1 को तो मैं एज इट इज रखूंगा, और 10 12 और ये 9, और C2 को भी मैं एज इट इज रखूंगा 11 13, और ये फिर आपका हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं C3 का पहला एलिमेंट 20 रखा तो 2, और ये पहला एलिमेंट आपका 10 रखा तो 20 - 20 यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा एलिमेंट रखता हूँ, यहाँ पे 24 रखूंगा, तो ये भी देखिए 12 × 2 करूंगा, 24 - 24 यानी ये भी 0 हो जाएगा। और फिर तीसरा काम क्या करते हैं, तीसरा काम हम ये करते हैं कि अब यहाँ पे अगर मैं 18 रखूंगा, इसको 9 2 जा करूंगा तो ये भी 18 हो जाएगा, 18 - 18 यानी ये भी 0 हो गया। देखो अब कहानी यार साफ दिख रही है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा आपका C3 के ना ऑल एलिमेंट्स ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 आर 0।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एलिमेंट इसके 0 हैं C3 के। इसका मतलब यार अपना पहला काम तो हो गया। पहला मैंने यही बोला था, हमारी पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट हम 0 करते। तो देखो ये मैंने काम कर दिया, यहाँ पे मैंने एक कॉलम को पूरा 0 कर दिया। अब आप इसको चाहे जैसे सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आंसर हमेशा क्या आना है, 0 आना। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का था, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है, उसके बिहाफ पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्सपेंडिंग एज फार एज पॉसिबल पीटी। देखो प्रूव दैट, आपको मतलब ये प्रूव करना। अब ये देखो यार यहाँ पे भी बोला है कि आपको इसको एक्सपेंड तो नहीं करना है, हमें पता है। देखो एक तो नॉर्मल तरीका मैंने अभी बताया था ना कि अगर हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर हमको सारे एलिमेंट अगर 1 1 दिख जाए तो अपना काम बहुत ही आसान हो जाता है। देखो अब अगर मैं इसको करूं तो ये भी हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो करूंगा तो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये हो जाएगा। अब अगर आप देखो इस तरह से अगर हम ये कर लिए तो यानी कि दो तो आपके 0 हो गए, तीसरे के लिए अब हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका अपने पास यहाँ से दिख रहा है, हम कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब आते हैं एक और बहुत ही लाजवाब तरीका है। इस लाजवाब तरीकों को हमने भी देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये पढ़ा था। अब वो प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें बड़ा ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चूंकि देखो हमें आंसर ये लाना एक्स एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर इसी में सोचो, अगर मैं इसी में पुट कर दूं x इक्वल्स टू वाई रख दूं, अब जहां जहां x है अगर मैंने y रख दिया, अगर देखो मैंने जैसे y रखा तो अब आप देखोगे यहाँ पे C1 और C2 आपके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, यानी C1 और C2 आपके आइडेंटिकल। क्योंकि देखो अगर आप x के प्लेस में y रखें तो ये भी y हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा, 1y y क्यूब, 1y y क्यूब, ये देखो दोनों आइडेंटिकल हो गए। अब जब C1 C2 आइडेंटिकल हो गए तो जाहिर सी बात मैंने भी बताया था, ये प्रॉपर्टी भी हमारा है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर जैसे मैंने x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू वाई रखा तो यानी डेल्टा जो डेल्टा ये है आपका, ये डेल्टा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें x माइनस वाई बराबर 0, यानी x माइनस वाई इसका एक फैक्टर हो जाएगा। सिमिलरली जैसे देखो इसी तरह से अगर मैं y इक्वल्स टू जेड रखता हूं तो एक फैक्टर मेरे को मिल जाएगा क्या, y माइनस जेड मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक फैक्टर रखता हूं z इक्वल्स टू, मैं अगर x रखता हूं तो एक फैक्टर मेरे को मिल जाएगा z माइनस एक्स बराबर 0। तो ये दो मेरे को मिल गए, ठीक है, दो फैक्टर, यानी एक फैक्टर x माइनस वाई मिल गया, एक फैक्टर मेरे को y माइनस जेड मिल गया और दूसरा फैक्टर मेरे पास हो गया z माइनस एक्स। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चों, अभी कहानी इसलिए नहीं खत्म हुई है। अब देखो एक लाजवाब तरीका ये होता है कि हम इसके डायगोनल पे जाते हैं। अब अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो देखो इसके डायगोनल का मैं यहां पे सम करने जा रहा हूं। इसके डायगोनल का अगर मैं सम करूंगा तो यहां पे देखो आप सॉल्व करके देख सकते हो। यहां पे अब चूंकि देखो अब यहां पे सॉल्व करने पे x की पावर 4 का टर्म भी आएगा। अगर x की पावर 4 का टर्म आएगा तो आप यहां पे देख सकते हो एक चीज कि उसकी डिग्री को भी काउंट करना पड़ेगा। अब अगर उसकी डिग्री को हम काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो इस डिग्री वाले पोर्शन में देखो ये थोड़ा सा ये आ रहा है, मतलब अब ये डायगोनल की बात करें तो डायगोनल वाला पोर्शन ये आपका आ रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो डायगोनल में देखोगे ना इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है 3 है। तो अगर टोटल डिग्री अगर हम सम करें तो ये 4 आ रहा है, यानी कि अगर ये 4 आ रहा है इसका मतलब अभी तो हमारे पास 3 डिग्री का ही टर्म बन पाए। अब चूंकि देखो अभी हो क्या रहा है, x माइनस वाई एक फैक्टर, एक आ रहा है मेरे पास y माइनस जेड फैक्टर, एक मेरे पास आ रहा है z माइनस एक फैक्टर आ गया। अब देखो ये आ गया, लेकिन जब हम जब इसके हम डायगोनल को ऐड करेंगे, ये देखो बच्चा लोग ऐसे समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने से। हाँ चलिए, तो बात मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास ये था 1 था, यहाँ पे x था, ये था y था और यहाँ पे आपके पास y क्यूब था और ये आपका z का क्यूब था, यहाँ z था। तो मैंने इस पोर्शन को घेर रखा था, ये मेरा डायगोनल है,
ये डायगोनल। अब डायगोनल का सम देखिए ये तो 1 है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो टोटल इसकी जो होमोजीनियस डिग्री जो आ रही है वो 4 आ रही है। अब यार 4 आ रहा है तो लेकिन इस तरह से करने पे तो 3 ही मिल पाएगा, यानी कि अब हमें एक और चाहिए ऐसा टर्म जिसकी डिग्री 1 हो। तो हम ऐसे केस में ना एक क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट ऐसे हम डेल्टा इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट के टाइम्स ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में ये डिग्री 1 का ही बना लेते हैं। अब क्या है देखो, आपको ऑलरेडी प्रूव क्या करना है, ये तीनों चीजें आपकी आ चुकी हैं। अब डिग्री 4 है तो ये डिग्री 3 तक ही तो सेटिस्फाइड हो पा रहा है, तो डिग्री 4 अब है, तो डिग्री 4 होमोजीनियस होने के लिए हमें एक की और एक जो है लीनियर पार्ट की और जरूरत है, तो मैंने उसको के टाइम्स ऑफ ऐसा लिख लिया है। अब देखो यहां से फायदा क्या है, अब कैसे के निकालते हैं, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है ना, हम क्या करते हैं डेल्टा की जगह डेल्टा ये जो डिटरमिनेंट मेरे पास दिया है ना, हम यहाँ पे नॉर्मली ना x की कुछ बहुत मिनिमम वैल्यू जैसे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 कोई नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। अच्छा, जो वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे ना सेम वही सेम चीज़, अब जैसे ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, बल्कि एक काम कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे रफ करके ना, इस चीज़ को यहाँ पे रफ करके, ये जो मैंने भी बताने के लिए और समझाने के लिए बस बताया था, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा अपन को, अब इससे फ़ायदा होगा हम यहाँ पे k लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हम ये जो वैल्यू डेल्टा, अब ये जो वैल्यूज हम x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 रखेंगे ना, वो सब यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो होगा क्या, आपने यहाँ पे पुट किया तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, आप देख लो, अगर x की जगह आप 0 रखोगे 0 आ जाएगा, y की जगह आप रखोगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख दोगे, और रखने के बाद फिर आप सॉल्व करके जब चेक करोगे ना, देखो x 0 रखने पे क्या आ जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये 1, ये भी 1, ये भी 1, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8। अब देखो यहाँ पे ये तो इधर वाला पोर्शन आ गया, अब फिर यहाँ पे जब रखूंगा तो ये k हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 2 माइनस 0 आ जाएगा, और फिर अगर मैं यहाँ रखूँगा तो 0 प्लस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो देखो अब यहाँ तो नॉर्मली दिख ही रहा है कि आप इसको इसके अलोंग अगर आप इसको सॉल्व कर दो एक्सपेंशन अलोंग C1, क्योंकि ऑलरेडी 2 0 तो दिख ही रहा है, तो जब आप 1 के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ये और ये आपका छूट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या 8 माइनस 2, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका -1, यहाँ से भी आपका आ जाएगा -1, ये आपका आ जाएगा इंटू 2, और यहाँ पे आपका बन जाएगा इंटू 3। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे k टाइम्स ऑफ 2 टाइम निगेटिव है और 2 आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटू 6, और यहाँ भी जब आप करोगे तो ये भी 6, यानी कि 6 k इक्वल्स टू 6, यानी कि अगर फाइनली आप देखो तो k की वैल्यू आपकी क्या आ रही 1 आ रही। तो अगर k 1 हो गया तो जाहिर सी बात है बच्चा लोग, देखो हमारा आंसर आ गया। अब फाइनली अगर हम k की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारा आंसर वही आ जाएगा जिसकी हमको नीड थी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही लाजवाब तरीका है। अदरवाइज एक तरीका आपके पास वो वाला है ही, ये बहुत काम की ट्रिक होती है, इससे आप कई अच्छे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मान लिया डिग्री 5 होता तो हम उसके अकॉर्डिंग लेते, मान लिया उसमें 2 डिग्री का हमें तब बनाना पड़ता था, हम उसके अकॉर्डिंग उसको k टाइम्स ऑफ समथिंग पुट करते, फिर वहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करके वहाँ से k की वैल्यू निकालते। अदरवाइज एक तरीका आपका है कि आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इससे सब्ट्रैक्ट करो, 2 0 हो जाएगा, और तीसरे के लिए आप सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ ही जाएगा। बट यहाँ बोला है कि विदाउट एक्सपेंडिंग एज फॉर पॉसिबल, कोशिश आपको करना है कि आप इसको एक्सपेंड ना करो। यार प्रॉपर्टी तो इसीलिए पढ़ा है ना कि अब उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ा था कि अगर हम x की वैल्यू या किसी भी वैल्यू रखते हैं, 2 आइडेंटिकल रो हो जाए या 2 आपके आइडेंटिकल कॉलम हो जाए, तो उसका आंसर तो 0 आ ही जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखो बोला है कि प्रॉपर्टी का यूज करना और एक्सपेंड डायरेक्ट तो नहीं करना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं इस बार, देखिए हमें आंसर ये लाना है।
इस बार हमको आंसर ये लाना है। तो बच्चा लोग अब करेंगे क्या, अब देखो पहले देख लेते हैं क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखो यहाँ पे तो अल्फा बीटा गामा दिख रहा है, और देखो आंसर पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है। यार ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बीटा बीटा प्लस गामा, यहाँ गामा गामा प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा अल्फा प्लस गामा, यहाँ बीटा बीटा प्लस गामा, यहाँ गामा गामा प्लस बीटा, ये दिख रहा है। तो एक नॉर्मल सा काम कर दे, देखो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर तो अल्फा का टर्म तो गायब हो जाएगा, यहाँ बीटा बच जाएगा, बीटा का माइनस करेंगे तो बीटा गायब होगा, गामा बच जाएगा, गामा गायब हो गया, अल्फा बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो वही सेम चीज। तो ये दोनों ऑपरेशन ना मैक्सिमम देखो हम डिटर्मिनेंट में जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारा होता है, हम उसके ऑपरेशन मैक्सिमम जितने ऑर्डर का रहता है उससे एक कम करते हैं। अगर 3 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर 4 ऑर्डर का है तो उसमें मैक्सिमम 3 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं 2 ऑपरेशन क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो मैं बोलूँ वही C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1, C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2, C3 माइनस यहाँ भी C1 ही कर देते हैं, तो दिखेगा कि हमें क्या हम यहाँ पे से पाने वाले हैं। तो देखिए ये पहला आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये आपका गामा हो जाएगा। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका बीटा आ जाएगा, यहाँ से ये गामा आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका गामा आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से आपका अल्फा हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं अब, लेकिन हाँ कुछ उम्मीद दिख रही है। अब अगर हम एक काम यहाँ पे कर दे तो डायरेक्ट एक चीज दिख सकता है। अगर मैं ये लिख दूँ C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जैसे मैं ये काम करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी आपका क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा गामा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा गामा अल्फा, और ये बीटा, ये हो जाएगा आपका। अब देखो एक उम्मीद तो दिख गई यार। अब उम्मीद क्या दिख गई कि अगर मैं यहां से क्या कर दूं, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C1। अब C1 से मैंने अगर मान लो निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर मैंने निकाल दिया तो यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है 1 1 1, ये आपका क्या हो जाएगा बीटा गामा अल्फा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गामा अल्फा और ये बीटा। अब ये देखिए हो गया। अब एक टर्म आपको देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का टर्म आ गया। अब जब अल्फा प्लस बीटा गामा का टर्म आ गया तो हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तो आ गया, अब यहाँ पे हमको एक चीज और भी दिख रहा है। एक चीज हमको और क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि तीनों 1 1 है। अब C1 देखो 1 1 है। हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ भी वही काम करते हैं। अगर मैं ये काम कर दूं कि R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, एंड दूसरा लगा देता हूं R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2 कर देता हूं। चलिए अब अगर ये मैं कर दिया तो देखिए अब क्या होने वाला हमारे पास, तो ये ऑलरेडी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो ये आ चुका है। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे दिखेगा कि मैंने R1 में तो कुछ भी नहीं किया, तो R1 को एज इट इज रहने देता हूं 1 बीटा और ये गामा आ जाएगा। और मैं जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या गामा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। फिर अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये भी देखिए 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, और फिर ये वाला आपका हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये आ गया, देखिए 2 0 हो गया। मतलब हम लगभग अपने टारगेट तक अब पहुंच चुके हैं। 2 0 हमारा आ चुका। अब हमारा अगला टारगेट पर इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो पहले से हमारे पास है, और जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम आप इसको 1 करके करोगे आप, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा एंड माइनस ऑफ अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस गामा। ये मतलब आपका वही दिख रहा है। तो बस इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। एक बार जरा मैं फिर से देख लेता हूँ, ये चेक कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ आपका बीटा आ गया होगा, यहाँ पे आपका गामा आ गया होगा, यहाँ पे आपका अल्फा आ गया, ठीक है।
यहाँ पे आपका गामा आएगा, यहाँ पे आपका अल्फा आ जाएगा और यहाँ पे आपका बीटा आ जाएगा, ये भी सही है। ऐड करने के बाद ये सारी चीज़ें बीटा गामा अल्फा बीटा सेम है, तो यहाँ भी देखिए बीटा गामा अल्फा और ये आपका गामा अल्फा बीटा, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो है ही, इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, फिर माइनस बीटा का स्क्वायर और फिर यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस अल्फा बीटा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मेरे को मिलेगा क्या, माइनस ऑफ, मैं अंदर इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा माइनस अल्फा गामा, यहाँ से मेरे को अगेन मिलेगा माइनस अल्फा गामा ही मिलेगा और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस गामा का स्क्वायर। अब लेकिन अगर इसको मैं और ही अच्छे से सॉल्व करूँ, तो अगर ये पोर्शन मैं यहाँ पे रफ कर दूँ तो थोड़ा ये पोर्शन बड़ा हो जाएगा। हाँ चलिए, अब इसको मैं अगर यहाँ से सॉल्व करूँगा ये, तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या बचा है। तो देखिए अपन लोग को ज़रूरत क्या थी, माइनस अल्फा स्क्वायर देखो यहाँ से मिल जाएगा और माइनस बीटा स्क्वायर भी पहले से अपने पास है ही यहाँ पे, और ये प्लस गामा स्क्वायर इधर आएगा, ये भी होगा माइनस गामा का स्क्वायर। तो देखो अपन के पास ना ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये बस ये लाना बचा हुआ है। अब यहाँ भी देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा भी अपन को दिख रहा है यहाँ पे, ये अल्फा बीटा देखो अपना ये वाला भी पोर्शन आ गया, और यहाँ से हमारे पास एक देखो प्लस बीटा गामा भी दिख रहा है, तो बीटा गामा भी दिख रहा है, ये देखो आपके पास ये वाला भी पोर्शन आ गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ ना, यहाँ मेरे पास आ रहा है माइनस 2 अल्फा गामा और ये बाहर आके प्लस हो जाएगा 2 अल्फा गामा, एक ऑलरेडी ये भी है, तो ये भी आपका कट के यहाँ पे भी आ जाएगा, अल्फा गामा आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा पार्ट ये प्रूव हो गया। तो मैंने पहले ही बताया ना कि अगर हम यहाँ पे 1 1 पा गए तो समझ लो कि हम अपने आधी से ज़्यादा हमारी दिक्कतें जो क्वेश्चन को लेके थी ना वो खत्म हो गई। अब फाइनली देखो हम लोग आसान, बस केवल कैलकुलेशन सही करना बच्चा, और कुछ भी नहीं। अगर प्रॉपर्टी आपने सही से अप्लाई कर दिया ना तो बस कैलकुलेशन सही से कर दो यार, फिर आपका आंसर सही से आ जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये देखो है, सॉल्व फॉर एक्स। अब हमको इसको एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब जब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, वही सारी चीज़ें फिर से चेक करेंगे कि कहाँ पे ऐसा क्या प्रॉपर्टी लगाएं कि ये हमें डायरेक्टली एटलीस्ट या तो तीनों जीरो हो जाए या कम से कम 2 जीरो तो यार हो ही जाए, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो देखो एक सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे अगर सोच लें, अब देखो वो दिख भी रहा है, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ से तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखो दिख रहा है ये 9x, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 0 दिख जाएगा। यहाँ देखो 12x है, तो अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें 9 हो तो ये भी तो 12 हो जा रहा है, यानी ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि अब देखो काम आसान हो गया। यहाँ से आप बस एक छोटा सा काम कर दो, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस आपका ये कर लो 3R1 कर लो ऐसे। अब देखो जैसे ये काम आप करोगे ना, आपका ये तो यही रहेगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 3x, ये आपका हो जाएगा 4x, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 1, और फिर यहाँ हो जाएगा आपका 8x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं R3 रखूंगा, अब R3 की जगह मैं रखूंगा 6x माइनस 1, अब 6x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर दिक्कत हो तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे देख सकते हो, 6 माइनस 1 हो गया और ये -3 टाइम में आपको देखो बता देता हूँ, एक बार आप इसको देख सकते हो 2x माइनस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 6x माइनस 1 अगेन -6x और ये +3 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर बचेगा बस 2 बचेगा यहाँ पे। तो देखो ये आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन ना इन सब में कोई समस्या ही नहीं है, इन सब में कोई समस्या इसलिए नहीं है ना, आप यहाँ 3 से करो तो 9x माइनस यानी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी करोगे 3 से तो देखो आपका यहाँ पे आपने 12 रखा, ये 4 से 4 इंटू 3 क्या, ये भी देखो 12, यानी ये भी 0 हो गया। यानी अब बेसिकली अगर देखा जाए तो अब हमें यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हमें दिख गया है कि ये इस पूरे के देखो हमको उसको निकालना सॉल्व फॉर एक्स, और ये वैल्यू ना एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ये इक्वल्स टू 8 है।
तो हमको इसके बराबर 8, इसमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, इस वजह से ना, क्योंकि अब यहाँ पे नहीं तो फिर आप क्या ही कर पाओगे। ठीक, चलो अब ट्राई करते हैं। अब देखो जब आप ये होता है क्या, प्लस होता है माइनस होता है, ये फिर से प्लस होता है, जब आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा, और फिर आप इनका इससे मल्टीप्लाई कर लो और इनका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो फाइनली आप देखोगे अब आपका ये आ जाएगा 3x इंटू 8x प्लस 2, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 24x और ये आ जाएगा आपका 6x। तो इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन माइनस ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये भी आपका आ जाएगा 24x आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस 4x और विच इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8 के इक्वल। तो देखो 24x तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 6x माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा 6x और ये माइनस 4x। कैलकुलेशन सही है, एक बार फिर से देख लो बच्चा लोग कि 8 यानी 24, ये 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 6x माइनस 4x दैट विल बी 2x हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या, 4। एक बार कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कुछ मिस्टेक तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो ना जिसकी वजह से ये आंसर गलत आ जाए, उसको हमको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कुछ मिसिंग अगर लग रही है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मिसिंग क्या लग रहा है अपने पास। अच्छा, हम लोगों ने ये 2 लिया था, इस 2 को यहाँ पे रिमेमोराइज नहीं कराया है, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन हाँ, आंसर पे तो देखो यार फर्क पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आंसर सही होने के लिए इस 2 को मिस तो नहीं करना है। इस 2 को यहाँ लिख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए ओवरऑल, तो जब आप यहाँ 2 करोगे तो ये 2 इंटू हो जाएगा और ये देखो आपके आंसर पे सच में यहाँ देखो फर्क तो पड़ गया था। तो अब आपका आंसर यहाँ से हो जा रहा है ये आपका 2x इंटू 2x दैट विल बी, अब क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4x और यहाँ पे 8 आएगा और अब आप रखोगे x की वैल्यू तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देखो ये सही आ जाएगा, अब x इक्वल टू 2 रखने पे ये एकदम सही आ जाएगा, क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस ये कैलकुलेशन देखना था। तो जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे ना, जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो ना उसको तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप उसको नहीं लोगे ना तब तक तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उससे देखो भी आपके आंसर पे फर्क पड़ रहा था। ठीक है, तो कोई ऐसी बहुत वो नहीं है, आप उसको आराम से कैलकुलेशन को बहुत आसानी से चेक कर लो, इसको देख लो, कोई इसमें मिस्टेक होने ना पाए।